अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम हज कमेटी ऑफ इंडिया से और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के थ्रू हज करने में क्या फ़र्क होता है, क्या खर्चे में फ़र्क होता है और क्या क्या सहूलियतों में फ़र्क होता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास है, इसलिए पूरी वीडियो भी देखिए हमारी और इस पर आप अपनी राय भी दीजिए। और वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हज से रिलेटेड एक एक बात आपको बताते रहेंगे। हज की तैयारी से लेकर हज के दौरान भी क्या क्या आपको ज़रूरतें होती हैं, क्या क्या आपके मुश्किलात आते हैं और कैसे उनसे निपटा जाता है, सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ बात कर रहे हैं प्राइवेट हज करने में क्या फ़र्क होता है और हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू हज करने में क्या क्या बात होती है। देखिए, दोनों ही तरीके बेहतर हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट की संस्था है और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के ही जरिए चुने जाते हैं। तो जहां तक हज कमेटी के जरिए हज करना कम खर्चीला होता है, वहां पर इसको सरकार का समर्थन हासिल होता है। सरकार की जो है एक तरह से संस्था वहां का इंतजाम करती है और ये एक तरह से भरोसेमंद ज़्यादा कहा जाता है। और जहां तक प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो खर्चीला ज़्यादा होता है, लेकिन वहां सुविधाएं, सहूलियतें, फैसिलिटीज़ आपको ज़्यादा मिलती हैं। तो आइए हम दोनों की पड़ताल करते हैं। सबसे पहले हम हज कमेटी ऑफ इंडिया के बारे में आपको बताते हैं कि उसकी पूरा क्या तरीक़ाकार होता है। तो देखिए, इसका जो चयन होता है, सिलेक्शन, पहले इस पर हम बात करते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया का चयन होने के लिए, जो भी आप पता है, हज कमेटी ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और ये इसका हेड ऑफिस मुंबई में है और इसकी अलग अलग पूरे देश में, हर स्टेट में, हर सूबे में इसकी शाखाएं हैं, यानी कि स्टेट हज कमेटी के ऑफिस हैं जो साल भर हज के कामों को अंजाम देती हैं। और इसके साथ साथ हज कमेटी ऑफ इंडिया जो चयन करती है वो एक ख़ास डेट निकालती है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। और उसको फॉर्म भरने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। नंबर एक, इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी डेट कम से कम 1 साल बाद की आपकी होनी चाहिए वैलिडिटी। इसके साथ साथ आपकी उम्र जो है 12 साल से ऊपर होनी चाहिए। और उसमें कुछ कोटे होते हैं, जैसे गैर महरम का कोटा होता है, विदाउट महरम वाला, और 65 साल से ज़्यादा उम्र वालों का कोटा अलग से होता है। और हर स्टेट से का कोटा होता है कि उत्तर प्रदेश से कितने हाजी जाएंगे, महाराष्ट्र से कितने जाएंगे, तेलंगाना से कितने जाएंगे, केरला से कितने जाएंगे, गुजरात से कितने जाएंगे, हर स्टेट का कोटा होता है। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया उसी अपने दायरे के साथ ही एक चयन प्रक्रिया करती है और रैंडम एक कंप्यूटराइज एक लॉटरी निकालती है, कुर्रा निकालती है। उसके बाद में सीटें बांट दी जाती हैं, क्योंकि उसकी लिमिटेड सीट होती हैं। क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया जितनी सऊदी गवर्नमेंट इंडिया को कोटा देती है उसका 70% चयन हज कमेटी अपने पास रखती है और 30% प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को देती है। और इस साल का 2026 के हज का हम देखें तो लगभग 1,22,000 के आसपास हज कमेटी ऑफ इंडिया से लोग हज करने जाएंगे और करीब 52,000 के आसपास इस बार जो है प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के थ्रू हज करने लोग जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है, अभी तक की जो अपडेट्स है वो यही है। तो ये तो रहा चयन का। अब बात करते हैं हम लागत की। हज कमेटी ऑफ इंडिया क्योंकि गवर्नमेंट की संस्था है और गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि अपने नागरिकों को कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियतें दी जाएँ। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो खर्चा आता है लगभग 3.5 लाख से लेकर और 4-4.25 के लाख तक रहता है। अलग अलग स्टेट का, अलग अलग सूबों का इसी के बीच में खर्चा रहता है, यानी कि 3.5 से कम नहीं रहता और 4 लाख 5-10 हज़ार से ज़्यादा खर्चा नहीं जाता। तो ये तो रहा खर्चे का मामला। अब अगर हम बात करें सर्विसेज की, सुविधाओं की और वहाँ के जो फैसिलिटीज़ हैं, तो उसमें देखिए हज कमेटी ऑफ इंडिया, जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट की एक संस्था है। तो गवर्नमेंट में अगर देखा जाए तो इंडिया से 1,22,000 हज कमेटी से जब लोग हज करने जाते हैं और इधर से 52,000 प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के थ्रू, तो लगभग 1.25 लाख हाजी हो जाते हैं। और सब कि सब कहाँ जाते हैं? एक गैर मुल्क यानी कि सऊदी अरबिया जाते हैं। तो ये हज का जो पूरा मिशन है, ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंडिया से बाहर
सबसे बड़ा एक आयोजन है, सबसे बड़ा एक टास्क है, जिसको अंजाम देने में इंडिया से ही सेंट्रल गवर्नमेंट के मिलिट्री फोर्सेस और पुलिस और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, जो सरकारी नौकर हैं परमानेंट, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, उनका बाकायदा इंटरव्यू लिया जाता है पहले दिल्ली में और मुंबई और कलकत्ता में, और फिर उनका चयन करके उनमें से जो सिलेक्ट किए जाते हैं गिने चुने करीब 50 हज ऑफिसर और करीब 200 के आसपास हज सुपरिंटेंडेंट, और इसके बाद और भी दीगर वहाँ से लिए जाते हैं कुछ एम्प्लाई सऊदी अरबिया से जो इंडिया के लोग होते हैं, और वहाँ पर जो कॉन्सुलेट जनरल का ऑफिस होता है परमानेंट, वहाँ के एम्प्लाई मिलकर ये पूरे हज की जो वहाँ प्रक्रिया होती है, हज का जो पूरा प्रोसेस होता है, उसको वहाँ अंजाम देते हैं। तो इसलिए वहाँ पर बाकायदे ऑफिस बनाए जाते हैं, जितने भी मदीना, मक्का, जद्दा और मशाइर का एरिया यानी कि मीना, मुजदलफा, अराफात, सब जगह हज के ऑफिस होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के, तिरंगा झंडा लगे होते हैं पहचान के लिए। और इसके साथ साथ एक खास फैसिलिटीज होती है हॉस्पिटल की। इंडिया से करीब 200-250 डॉक्टर्स जाते हैं, पैरा जो है स्टाफ जाता है, एक्सरे मशीन जाती हैं, ईसीजी, पूरा पैथोलॉजी लैब, सब कुछ वहाँ लगाए जाते हैं। हॉस्पिटल 10 बेड का, 30 बेड का, 40 बेड के हॉस्पिटल बनाए जाते हैं। दवाएं यहाँ से करोड़ रुपए की जाती हैं और वो सब आपके खर्चे से वहाँ पर पूरा इंतजाम किया जाता है। और फिर उसका आपको कोई भी परेशानी होती है तो वहाँ आपको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, आपको सहूलतें दी जाती हैं। वहाँ पर बाकायदे एक पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जाता है, जिसमें इंडिया के झंडे लगे होते हैं, और आपको जो हज कमेटी के जो भी आदमी हज होते हैं उनको मक्का जाने के लिए यानी कि वहाँ पर हरम शरीफ जाने के लिए 24 घंटे बस सेवाएं होती हैं। और मशाइर के एरिया में जहाँ पर हज के 5 दिन होते हैं, वहाँ पर भी ऑफिस बनते हैं, डॉक्टर्स बैठते हैं, हर तरह की आपकी सुविधाएं दी जाती हैं। और अगर कोई आपको परेशानी होती है तो हज इंस्पेक्टर को लगाए जाते हैं 150 हाजियों पर एक, वो आपकी छोटी छोटी बातों को हज ऑफिस तक पहुंचाते हैं। उसके बाद भी कुछ कमियां इतने बड़े मजमे में हो जाती हैं, लेकिन वो काफ़ी बहुत ही नामामूली होती हैं, जिसमें हमारे हाजी बाकायदे उसको फ़ायदा उठाते हैं बहुत सारी सुविधाओं का। तो देखिए ये सुविधाएं रहीं। अब इसके साथ ही अगर हम देखें तो हज कमेटी ऑफ इंडिया का इतना बड़ा काम होता है और ये बहुत ही कम खर्चे में कोशिश की जाती है। वहाँ कुछ होटल लिए जाते हैं, बिल्डिंग्स ली जाती हैं, वो सादा सुदा होती हैं, जो मक्का में ली जाती हैं। एक कस्बा है वहाँ पर मक्के के बराबर जो अजीजिया कहलाता है, वहाँ बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पर ही उनके रहने का इंतजाम होता है। लेकिन खाने का इंतजाम हज कमेटी नहीं करती, वो आपको बाहर खाना होता है या अपने किचन में बनाना होता है। और मदीने में भी आपको बाहर खाना होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की, तो अब हम आपको बताते हैं प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स में कैसे चयन किया जाता है। वो बहुत आसान है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले मिनिस्ट्री के थ्रू जितने भी इंडिया में टूर ऑपरेटर्स हैं, उनके टूर ऑपरेटर्स का चयन करती है, उनका टर्नओवर देखती है, उनकी सेवाएं देखती है, फिर उनको कोटा देती है। किसी को 50, 100, 200, 300 इस तरह कोटा जो है आवंटित किया जाता है, बांटा जाता है। फिर वो लोग अपने हाजियों को अपना वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हम हज को ले जा रहे हैं, आप इन्वाइट कीजिए। अब ये चयन जो होता है हज कमेटी का पहले होता है और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का बाद में होता है। अब प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स आपको इनवाइट करते हैं कि आइए हमारे थ्रू आप हज कीजिए, हमारे जरिए हमारी टूर कंपनी के थ्रू आप आइए। लेकिन जहां लागत की अब बात करते हैं तो लागत जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया से करीब 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना भी हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे फैसिलिटीज आपको दी जाती है वो वैसे वैसे खर्चा बढ़ जाता है। करीब 5 लाख से ज़्यादा से लेकर और 10 लाख तक हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुकाबले में अगर देखें प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का खर्चा होता है। 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक जाता है। और वो क्यों जाता है? वो आपको पीटीओ यानी कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जो हैं वो आपको फैसिलिटीज़ देते हैं। क्या फैसिलिटीज़ देते हैं? वहाँ पर आपको खाने की देते हैं, खाना नाश्ता सब कुछ देते हैं। वो आपको यहाँ एयरपोर्ट से लेकर वापसी के एयरपोर्ट तक पूरा खाने का जिम्मा उन्हीं का होता है, उसी आपके खर्चे में करते हैं। आपको लॉन्ड्री सिस्टम देते हैं, यानी कि आप कपड़े धोने का पूरा इंतजामात उनका होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का तो होता ही होता है, तो वो सब देते हैं। इसके साथ साथ लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया में जो फैसिलिटीज़ आपको हॉस्पिटल की मिलती है,
यहाँ के डॉक्टर्स जो जाते हैं वो फैसिलिटीज़ प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को नहीं मिलती। वो अपने दूसरी तरह से सरकारी जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट के, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ भेजते हैं, या कभी कभी हज कमेटी ऑफ इंडिया में भी वो चले जाते हैं। लेकिन उनका पूरा जो दारोमदार होता है, उनका पर्सनल होता है, जो भी टूर ऑपरेटर आपको ले जाता है वो ही आपके इंतजाम देखता है। लेकिन उसकी निगरानी के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो ऑफिस होते हैं वही होते हैं। एक टीम बनाई जाती है जो पीटीओ को देखती है। हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो वहाँ ऑफिस होता है, जिसे हम CGI कहते हैं, कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया का जो ऑफिस होता है, वहाँ एक टीम बनाई जाती है प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ऊपर कि वो जो उन्होंने सुविधाएं बताई थी, फैसिलिटीज बताई थी प्राइवेट हाजियों को, वो वहाँ पूरी तरह दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसको देखने के लिए एक टीम बनाई जाती है। वो भी कौंसलेट जनरल यानी सरकारी जो इंडिया की टीम होती है वो उनको देखती है। तो इसलिए अब आपने देखा खर्चे में दुगना फर्क है और फैसिलिटीज में जो बड़ा फर्क है वो खाने का और कपड़ों की धुलाई का है और रहने का है। क्योंकि होटल भी हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुकाबले में बेहतर होते हैं मक्का में, लेकिन मदीने में सेम होटल होते हैं जैसे हाजियों के हज कमेटी के होते हैं ऑफिस और रहने का इंतज़ाम, वैसा ही प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का भी होता है। लेकिन खाने का मैंने बताया, खाने का आपका और वहाँ पर जो आपका रहने का होता है मक्का में वो थोड़ा अलग होता है। तो दोनों में ये आपने फ़र्क देख लिया। अब इस बुनियाद पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेहतर है तरीका। दोनों में ही हज करते हैं आप, और हज के 5 दिनों में लगभग बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लगभग एक से मिक्सअप हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो पूरा मजमा चल रहा होता है उसमें कोई बड़ा फ़र्क नहीं होता। हज के 5 दिन में लगभग बराबर से ही रहते हैं, कोई बड़ा फ़र्क नहीं होता। लेकिन बाकी दिन जो आप रहते हैं वो फैसिलिटीज़ में, वो सहूलियतों में प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का थोड़ा बेहतर होता है, और हज कमेटी ऑफ इंडिया का थोड़ा सा वो आपके ऊपर होता है। आप जैसे चाहे रह सकते हैं, खाने पीने में, कपड़े धोने में, या आपकी फैसिलिटीज़ में आप अपने खर्चे पर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया वहाँ पर आपको इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं देती, सिवाय आपको कोई इमरजेंसी कॉल हो या मेडिकल आपको ऐड हो। इसके अलावा बाकी खाने पीने और कपड़ों के बारे में और या रहने में बहुत अच्छी सुविधाएं हज कमेटी ऑफ इंडिया की नहीं होती प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के मुकाबले। तो ये आज की वीडियो में हमने आपको दोनों के फ़र्क बता दिए। उसके बाद भी अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आई हो या कोई हमसे बात छूट गई हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं, हम आपको कोशिश करेंगे आपको जवाब दें। और हर वीडियो में हम आपको एक टिप्स देते हैं। अब तक हम आपको 2-3 टिप्स दे चुके हैं। पहले टिप्स हमने दी थी आपको कि आपको पैदल चलना है 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर जो भी हज करने जा रहे हैं। दूसरी टिप्स बताई थी हमने कि आपको अपना जो है टाइम मैनेजमेंट रखना है, आप वक्त का पाबंद बनना है, आप अभी से वक्त के पाबंद बनिए। और तीसरी हमने टिप्स दी थी कि आपको अपना अखलाक बेहतर रखना है। अच्छे अखलाक अगर आप रखेंगे तो हज का सफ़र आपका बहुत बेहतर रहेगा। और आज की टिप्स में हम आपको बता रहे हैं, बहुत ख़ास टिप्स है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए कि हम वहाँ जा रहे हैं हज करने, इतना खर्चा कर रहे हैं, हमें बहुत मज़ा आएगा, बहुत हम फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। जितनी ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं कोई कहीं पर भी, फिर उससे मायूसी होती है। आप ये लगाइए कि हम इबादत करने जा रहे हैं, अल्लाह का सबसे बड़ा फ़र्ज़ अदा करने जा रहे हैं। हज के 5 रुकन हैं, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और आखिरी हज। तो हम हज करने जा रहे हैं तो हमें जो भी परेशानियाँ आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, हम उनको खुशी खुशी उससे गुजार देंगे वक्त। लेकिन हम हज बड़े खुलूस के साथ करेंगे, किसी तरह कोई शिकायत नहीं करेंगे। तो जब आप ये लेकर जाएंगे कि आप परेशानी भी उठाने के लिए तैयार हैं और आप गर्मी सर्दी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, हर तरह की आप मुसीबतों में आप अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए तैयार हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपका हज बहुत बेहतर रहेगा। यही मेरी आपसे इल्तिजा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका हज बहुत अच्छा रहे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो और हमारा भी आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ हमारी टिप्स काम आएँ। ये सी हमारी दुआ है, कोशिश भी है। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं जुल्फ़कार आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।